नमस्ते। आज हम चौथे दिन पे बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबने सुना है, पर कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली बॉडी में क्या होता है और बुरी चीज है या अच्छी चीज है, बॉडी में उसका फंक्शन क्या है और क्या हमें एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको लेके काफी सारी गलतफहमियां हैं। तो आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता देता हूँ, फिर वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये आप खुद सुनिश्चित कर सकते हैं। एंड किस तरह का आहार रख के, किस तरह की लाइफस्टाइल रख के आपको अपने आप को बेस्ट बैलेंस में रखना है, बस वही मेरा आज का पर्पस है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस रहता है। मेल्टेड मोम मोम जो पिघल गई होती है उसके जैसा एक सब्सटेंस रहता है जो खून के जरिए पूरी बॉडी में घूमता है। वो बहुत सारे टिश्यूज यानी कि अपने बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स का भी एक इंग्रेडिएंट रहता है। बॉडी कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है। 70% कोलेस्ट्रॉल बॉडी में खुद से लिवर के जरिए ही बनता है। 30 से 40% खाने में, आहार में आप कोलेस्ट्रॉल फूड के जरिए लेते हैं। और फूड में केवल एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, एग्स है, एक्सेट्रा, उसमें से कोलेस्ट्रॉल आता है। प्लांट प्रोडक्ट्स में से कोलेस्ट्रॉल नहीं आता। क्या इसका मतलब यह है कि वेजिटेरियन फूड में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं आ सकता? गलत। क्योंकि अगर आप हैवी फूड लेते हैं जिसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, तो कैलोरीज भी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है, जो कि आगे जाके एक कोलेस्ट्रॉल के साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। ये जो मोम जैसा सब्सटेंस है, आपने कभी भी देखा होगा ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता, ये एक तरह का ऑयली सब्सटेंस है। तो लिवर क्या करता है, इसे लाइपोप्रोटीन में ये कोलेस्ट्रॉल को पार्सल कर देता है। तो ये काइलोमाइक्रॉन्स जो पार्सल हो जाते हैं, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी काइलोमाइक्रॉन, ये तरह तरह के टोटल कोलेस्ट्रॉल का हिस्सा बनते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल की जर्नी होती क्या है, आप कोई भी खाना खाइए, वो कोई भी वैरायटी हो सारी दुनिया भर की, उसमें होगा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इंटेस्टाइन्स में जब ये जाता है, तो फैट्स को बॉडी ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में रीअसेंबल कर देता है। थोड़ा सा उसमें कोलेस्ट्रॉल डाल के उसे काइलोमाइक्रॉन बना देता है। ये काइलोमाइक्रॉन फिर खून के जरिए लिवर में पहुंचता है। एंड उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्रेक डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन विच ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, वो लिवर में प्रोसेसिंग के लिए सारा पहुंच जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स और वीएलडीएल पूरे खून में घूमते रहते हैं, कभी ब्लड वेसल पे स्टिक होते हैं, कभी फैटी टिश्यू पे स्टिक होते हैं। और वो जिनको ये ट्राइग्लिसराइड एनर्जी की जरूरत है, वो ट्राइग्लिसराइड को अंदर ले लेते हैं। जो पार्टिकल्स उसके बाद बन जाते हैं, वो आईडीएल्स कहलाते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में बाद में घूमते हैं और वहां पे आगे जाके एलडीएल बनते हैं। लिवर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो एक्स्ट्रा है, उसे हम ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके लाइपोप्रोटीन, जैसे मैंने बताया, ए लाइपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल में रीपैकेज होके वो वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजे जाते हैं। कभी कभी ये एनर्जी जो है, वो फैट के जरिए स्टोर हो जाती है लेटर यूज के लिए, बाद के लिए। ये समझना जरूरी है। इसलिए कोई भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स जरूरी नहीं है, जैसे कि अनसैचुरेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, हाईली कुक्ड, हाईली रिफाइंड ऑयल्स एक्सेट्रा। बट हाई कैलोरिक फूड भी है। अगर आपने कोई वेजिटेरियन फूड भी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते हैं, तो फैट कन्वर्जन में कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स साइकिल में कोलेस्ट्रॉल में इन्वॉल्व हो जाता है। सो लेट अस सी एक सिंपलर डायग्राम में कि व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और वो किस तरह मेटाबोलाइज हो रहे हैं। आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आप ब्लड टेस्ट में देखते हैं कि आपका एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल लिखा रहता है। तो जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया, खाना खाया आपने, काइलोमाइक्रॉन्स के जरिए गया, या तो यूज अप हो गया या मेटाबोलाइज होके एलडीएल के, वीएलडीएल के जरिए बॉडी में घूमते रहता है। एलडीएल के जरिए सारे सेल्स तक पहुंचता है, और जहां पे कोलेस्ट्रॉल एक्सेस है सेल्स में, एचडीएल उसे साफ करने में हेल्प करता है। तो आप यहीं पे समझ जाएंगे एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं।
क्योंकि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को क्लीन अप करके बॉडी में फिर से लिवर में फिर से मेटाबॉलाइजेशन के लिए लाने में ये हेल्प करता है। ट्राइग्लिसराइड का जर्नी थोड़ा सा अलग रहता है। ट्राइग्लिसराइड जैसे फैटी टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स है, अगर वो ज्यादा स्टोर्ड है तो जिनका पेट बाहर है, जिनको फैटी लिवर है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होने की संभावना है। वो ग्लिसरॉल में स्टोर हो सकता है, तो जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो लिवर ग्लिसरॉल को तोड़ के ग्लूकोज बना सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जो ब्रेन में एनर्जी का सोर्स हो सकता है। फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो एनारोबिक एक्टिवेशन में मसल्स में यूज आ सकता है, या फिर ब्रेन में अगेन यूज हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल इतने सारी जगहों पे इतने सारे सेल्स में क्यों जा रहा है, उसका काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में बहुत सारे यूजेस है। सबसे बड़ा यूज है बाइल एसिड सिंथेसिस। सब जानते हैं गॉल ब्लैडर होता है लिवर के नीचे, जिसमें से जब मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स बाइल निकलता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, जो बहुत सारे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में यूजफुल है। शायद कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही अहम, सबसे इंपॉर्टेंट शायद काम ये भी है कि वो स्टेरॉइड हार्मोन्स बॉडी में बनाता है। ये स्टेरॉइड वो वाले स्टेरॉइड नहीं है जो जिम में लेके आपको लगता है कि बॉडी बन जाएगी। ये स्टेरॉइड वो भी नहीं है जो कोविड में आपको दिए गए थे अगर आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था। ये बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हर गर्भवती मां जानती है, प्रोजेस्टेरॉन के बिना प्रेग्नेंट होना या प्रेगनेंसी मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। एस्ट्रोजन जो कि प्रीडोमिनेंट फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन जो कि प्रीडोमिनेंट मेल हार्मोन है। इन सब का सोर्स कोलेस्टेरॉल से। आप देखिए स्टेरॉल, स्टेरोन, कॉर्टिसोल, स्टेरोन, सो ये स्टेरॉइड से बनता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है विटामिन डी। विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म की शुरुआत कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की जो दीवार है, वो सेल की वॉल का एक अहम हिस्सा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप देखेंगे कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। जैसे कोलेस्ट्रॉल अलग अलग मैंने आपको बताया टाइप्स के होते हैं, सो उनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है फ्रॉम द सेल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर्ड है, एडिपोज टिश्यू में ग्लिसरॉल है, ब्रेन में जिसकी रिक्वायरमेंट है, मसल्स में जब रिक्वायरमेंट है, हार्ट में जब रिक्वायरमेंट है, एंड लिवर के साथ जो एक मेन इसका मॉनिटर है। सो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है कोलेस्ट्रॉल के, और वो और उसके सारे ब्रेकडाउन इंग्रेडिएंट्स हर पहलू में अहम है। कुछ और फंक्शंस भी है कोलेस्ट्रॉल के जो हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फॉर एग्जांपल इट्स रोल इन कैंसर, की ओबेसिटी के कारण, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के कारण कुछ सेंसर्स हैं जो सेल प्रोलिफरेशन जिनका बढ़ जाता है, जैसे लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट इट इज सेड दैट हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया और इम्बैलेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज दीज प्रॉब्लम्स। ब्रेन जो है, आप मानेंगे नहीं, ब्रेन में 20% सारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में रहता है, बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण द ब्लड कोलेस्ट्रॉल नेवर क्रॉसेज इनटू द ब्रेन। ब्रेन का जो टिश्यू है वो ही एक एनर्जी सोर्स के तौर पे, उसके सेल मेम्ब्रेन के तौर पे कोलेस्ट्रॉल स्टोर करके रखता है। सो एज अ वेरी ब्रीफ ओवरऑल समरी, खाने में से 30 से 60% अपना कोलेस्ट्रॉल आता है। बाकी लिवर में सिंथेसाइज होता है, क्योंकि इतने सारे काम करने हैं उसको, स्टेरॉइड्स बनाना है, हार्मोन्स बनाने हैं, बाइल एसिड बनाना है, आई अपोलोजाइज फॉर द स्पेलिंग, एंड सेल वॉल का हिस्सा बनना है, काफी सारे काम करने हैं उसको। तो वो बाउंड हो जाता है बॉडी में, उसको घुमाना है, क्योंकि मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल एक ऑयली सब्सटेंस है, पानी में तो मिक्स होगा नहीं। तो या तो एचडीएल के जरिए या एलडीएल या वीएलडीएल के जरिए वो बॉडी में रहता है। अगर उसकी एक्स्ट्रा मात्रा आ गई तो आथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जाता है। तो बस 100 बात की एक बात इधर ही आ जाती है, कोई भी चीज की अति हानिकारक है। तो जब एक्सेस कैलोरीज है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाने लगते हैं,
उसके कारण आथेरोस्क्लेरोसिस होता है। आथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो तकलीफें होती है वो तो हम 3 दिन से आपको बार बार बताए जा रहे हैं। ये आर्टरी में जब एक छोटा सा टेर आ जाता है, पहले तो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा है, एजिंग हो गई है, डायबिटीज है, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, स्मोकर है, स्ट्रेस है, जेनेटिक फैक्टर्स है, तो आर्टरी स्टिफ हो गई। स्टिफ आर्टरी में एक छोटा सा टेर आ गया, वो टेर में कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो गया, फिर धीरे धीरे वो जहाँ पे टेर है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। एंड कल जो हमने डिस्कस किया था, परसों जो हमने डिस्कस किया था, वो सारी प्रॉब्लम्स एक एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद स्टार्ट हो जाती है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक प्लाक जब डेवलप हो गया है उसमें इंजरी होते जाती है, वो सेल डिपॉजिट होते जाता है, द कोलेस्ट्रॉल, द एलडीएल, स्पेशली वीएलडीएल से ज्यादा एलडीएल एंड टीजीएल कीप्स गेटिंग डिपॉजिटेड एंड वो प्लाक बढ़ते जाता है। बट इसमें होता क्या है कि एलडीएल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एचडीएल जो है उसका काम क्या है, एलडीएल को पकड़ो, जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल जमा है वो सेल्स में से भी कोलेस्ट्रॉल को वापस खींचो और उसको लिवर के पास ले जाओ कि भाई साहब इसको बाइल में फेंक दो, इसको बॉडी के जरिए, आपके जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसके जरिए इसको बाहर निकाल दो। सो दैट इज वाई एचडीएल अच्छा होना हमारे लिए अच्छा है। बहुत ही कम प्रूवन रास्ते हैं जिससे एचडीएल बेटर हो सकता है। देर आर वेरी फ्यू वेज इन विच यू कैन इंक्रीज योर एचडीएल, पर आप एलडीएल को तो कम कर सकते हो ना। एचडीएल अपने हाथ में नहीं है, एलडीएल तो कम करना हमारे हाथ में है, चाहे वो दवाई के जरिए हो या एक्सरसाइज के जरिए हो। दिस इज द बेसिक लॉजिक। ये एक रीट्रांसपोर्ट थियोरी मैकेनिज्म है कि ये एक एचडीएल का मॉलिक्यूल है जो सेल में जा रहा है, जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करके सर्कुलेशन में ले जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल। डिस्लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस वही हो गया, लिवर ने ज्यादा बना रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल जाके डीके हो रहा है ऑक्सीडेशन के जरिए, इम्यून सेल्स उसको टेकअप कर जाते हैं, वॉल में स्टिक होता है, प्लाक बन जाता है, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, हार्ट में गया तो हार्ट की तकलीफ, ब्रेन में गया ब्रेन की तकलीफ, किडनी में गया किडनी की तकलीफ, वगैरह वगैरह वगैरह। बट और भी प्रॉब्लम्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली स्लाइड थोड़ी छोटी, अपोलोजाइज फॉर दैट, पर जब ज्यादा ट्राइग्लिसराइड इम्बैलेंस होने लग जाता है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होने लगता है, तो गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। पैंक्रियास करके जो ग्रंथि यहाँ पे रहती है, जो डायबिटीज कंट्रोल में बहुत ही काम की है, डाइजेशन में बहुत काम की है, एक्सेस ट्राइग्लिसराइड जब 1000 लेवल 800 लेवल पहुंच जाता है तब पैंक्रियास को अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया, मेमोरी की प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेग्स में नमनेस, कंटिन्यूस पेन रहना जो विटामिन ले लेके भी ठीक नहीं हो पाता। सो दीज आर ऑल दी अदर प्रॉब्लम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो आपको हो सकते हैं। फैटी एसिड का फाइनली जैसे मैंने बताया था ट्राइग्लिसराइड्स में, और उसमें अलग अलग टाइप होते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो आपके लिए खराब है, जितना फास्ट फूड है उतना ही सैचुरेटेड उसका फैटी एसिड है। पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड, वो आपके लिए अच्छे होते हैं। उसमें ओमेगा 3, 6, 9 ये फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। ऑयल का है, ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है जिसपे मैंने कोलेस्ट्रॉल को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब आप समझ जाएंगे कि मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड को क्यों मना किया है, क्योंकि ये जाके आर्टरीज की दीवार पे जाके प्रॉब्लम्स करेगा। पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड इतनी तकलीफ नहीं करेगा जितना आपको ऑयल कौन सा यूज करना उसके बारे में सोचना है। उतना ही सोचना है कि भाई मुझे ऑयल ही कम यूज करना है, कौन सा ऑयल यूज करें उसकी चिंता कम करें, रीफ्राई और डीप फ्राई को ही कम कर दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ऑयल में आप देख सकते हैं जो नीला, ऑरेंज और येलो जो है वो गुड है, जो रेड है वो खराब है। तो मिक्स ऑयल्स अगर आप यूज करेंगे तो उसमें फायदे होते जाएंगे, क्योंकि आपको 3, 6, 9 के वेरियस बैलेंसेस मिल सकेंगे। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या है, सेम लॉजिक एज यस्टरडे, मॉडिफाई अपनी लाइफस्टाइल को, मेडिटेट योर स्ट्रेस अवे, मॉडरेट योर इनटेक ऑफ फूड, नॉट जस्ट डीप फ्राइड फूड और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड और मीट और वेरी रिच इन कैलोरी फूड, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, etc. मेडिकेशन लास्ट ऑप्शन है, पर अगर जरूरी है तो ले लीजिए।
प्लीज आप ये कोई फनी अपने कोई मिस्चीवियस एक स्टडी कहती है इसमें ऐसा हो गया तो उसमें 10,000 स्टडीज को डिनाई मत कीजिए। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में ही रहना चाहिए और कोई अपने आप को या अपने आसपास वालों को बेवकूफ ना बनाए। पर वो कौन से लेवल तक कंट्रोल होना चाहिए वो हर पेशेंट और हर इंसान का अलग है। किसी में मैं एलडीएल 150 भी रहने देता हूँ, किसी में मैं एलडीएल 50 भी नहीं रहने देता हूँ। तो वो सारी चिंता आप डॉक्टर पे छोड़ें। जाइए मैम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल कीजिए। किसी को कहता हूँ वेट लॉस करके करो, किसी को कहता हूँ नहीं सर आपको ऑलरेडी स्टेज 2 फैटी लिवर है, आपको डायबिटीज भी है, बीपी भी है, इसको मेडिकेशन के थ्रू करते हैं। सो लेट द डॉक्टर डिसाइड दैट, आप वो चिंता ना करें। और जहां तक एक व्हाट्सएप जो घूम रहा है वो बॉस्टन स्टडी के बारे में, डायट्री कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, वो तो आज मैंने ही आपको समझाया है। 30 से 40% तो कोलेस्ट्रॉल डाइट से जाएगा ही, क्यों ना जाए। उसको विलन नहीं बनाना है, विलन है इम्बैलेंस। तो अगर आप फ्राई पे फ्राई खाए जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब ही होनी है, कोलेस्ट्रॉल के जरिए नहीं तो कोई और जरिए। तो आप बेसिक रखें, बैलेंस रखें, लाइफस्टाइल में भी और डाइट में भी। कल एक मेगा सेशन आपके लिए होगा जिसमें कविता मेहता आपको प्राणायाम सिखाएंगी, सूर्य नमस्कार बताएंगी, कुछ आसन बताएंगी और हमारे सबके 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 चहीते डॉक्टर विनोद मेहता आपको आयुर्वेदिक नेचुरल वेज टेक्निक्स बताएंगे, जिसमें कौन हमारे दुश्मन है, कौन हमारे दोस्त है, व्हाट वी कैन यूज फॉर अ हेल्दी हार्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।